प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको जो वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें मेरा जो विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, और आज का जो मेरा प्रकरण है, टॉपिक है दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण। दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करें, शिक्षण में वर्गीकरण का क्या उपयोग है, किस प्रकार से दृश्य सामग्री का, सहायक सामग्री का वर्गीकरण करते हुए हम कब कब इनका उपयोग करें, प्रभावी शिक्षण कराने में इनकी क्या महत्वता है, किस प्रकार से हम छात्रों को इनको बताएं, प्रदर्शित करें, और दृश्य साधन, शब्द साधन और शब्द साधन में कौन कौन सी हमारे जो यंत्र है वो आते हैं, या मॉडल है या चार्ट है, वो चीजें आते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सहायक सामग्री का शिक्षण में बहुत ज्यादा महत्व है। सहायक सामग्री के बिना शिक्षण अधूरा है। अध्यापक अगर प्रभावी शिक्षण कराना चाहता है तो सहायक सामग्री के माध्यम से कराए, साधनों के माध्यम से कराए, नवाचारों के माध्यम से कराए, शब्द साधनों के माध्यम से कराए, ताकि छात्रों को स्थायी ज्ञान प्राप्त हो सके, छात्र उनको ठीक प्रकार से प्रभावी तरीके से सीख सके, विषय वस्तु उनको ठीक समझ में आ सके, विषय वस्तु को कभी भूले नहीं। अध्यापक छात्रों को जब अध्यापन कार्य करवाता है तो अध्यापक चाहता है कि छात्र एक बार में उस विषय वस्तु को समझ जाए। एक बार में विषय वस्तु को किस प्रकार से हमें समझाना है, समझाने के लिए हमें उन साधनों की आवश्यकता पड़ती है जिन साधनों का उपयोग करते हुए हम शिक्षण में उनका प्रयोग करें और स्थायी ज्ञान उनको प्रदान करें। जिनमें दृश्य सब सामग्री हमारी आती है, उन सामग्रियों का हम समय समय पर उपयोग करें। दृश्य सामग्री के रूप में कौन कौन सी चीजें आती है, शब्द सामग्री के रूप में कौन कौन सी चीजें आती है, और दृश्य शब्द सामग्री के रूप में कौन कौन सी चीजें आती है। आज इनके बारे में हम गहनता से एक एक चीज को लेकर के हम समझाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दृश्य शब्द सामग्री के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की, विशेषताओं के बारे में चर्चा की, आवश्यकता और महत्व के बारे में मैंने आपको बताया, और दृश्य शब्द सामग्री का चयन करते हुए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब इनका चयन करना चाहिए, ये बातों को मैंने आपको चर्चा की थी। अब मैं चर्चा कर रहा हूं दृश्य शब्द सामग्री का वर्गीकरण में, कि किस प्रकार से वर्गीकृत करते हुए हमें उन चीजों को समझना चाहिए और समझते हुए हम स्थायी ज्ञान इनके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। महाविद्यालय के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा एमएड का जो सिलेबस बनाया गया है उसके अंतर्गत जो हमारा पेपर है अध्यापक शिक्षा, उसकी वीडियो मैं रोजाना लेकर के आपको आ रहा हूं। आप सिलेबस के अनुसार उन वीडियो को देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। आप सिलेबस के अनुसार वीडियो देखते रहें। मैं संपूर्ण सिलेबस को पूर्ण करते हुए आपको वीडियो लेकर के आ रहा हूं, ताकि आप
अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। आप उनको धैर्यपूर्वक सुने और देखें और अच्छे अंक प्राप्त करते हुए विश्वविद्यालय में मेरिट में अपना स्थान बनाने का प्रयास आप करें, ऐसी आशा हम रखते हैं। क्योंकि अध्यापकों के द्वारा समय समय पर आपको वीडियो बना करके भेजी जा रही है, इसका आप उपयोग लें। क्योंकि हम पूर्ण सिलेबस आपको करवाने का प्रयास कर रहे हैं और परीक्षा नज़दीक है। आप रोजाना इन वीडियो को देखें ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी ठीक प्रकार से हो सके। तो चर्चा करते हैं दृश्य साधनों की। दृश्य साधनों का अगर वर्गीकरण हम करें तो हमें वास्तविक वस्तुओं के बारे में भी पता चलता है कि वास्तविक वस्तुएं हमारी दिखाई जाती है। जो भी वास्तविक जो चीजें हैं प्रत्यक्ष रूप से दिखाना, वास्तविक वस्तुओं को दिखाना, ये दृश्य साधनों के रूप में आते हैं। अगर मैं कोई पाठ्य योजना बना करके ला रहा हूं और छात्रों के समक्ष में वास्तविक उस वस्तु को दिखाऊंगा तो छात्र उसको कभी नहीं भूल सकते। स्थायी ज्ञान छात्र प्राप्त करेंगे, जल्दी सीखेंगे, सरलता से सीखेंगे और वो समझेंगे कि हमारे गुरुजी ने हमें वास्तविक रूप से इस वस्तु को बताया है। वो दृश्य के अंतर्गत आता है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। हमें उन चीजों को वास्तविक रूप से बताना चाहिए। अगर है हमारे पास उपलब्ध तो हम उसको वास्तविकता के लिए ले, ताकि स्थायी ज्ञान उनको मिल सके। हम बना करके बताए चित्रों को, प्रोजेक्ट बनाकर साइंस में हम वास्तविक रूप से उसका प्रोजेक्ट बनाए, उन चीज़ों का निर्माण हम करें तो वास्तविक वस्तुओं के रूप में भी हम दृश्य साधन के रूप में इनका उपयोग ले सकते हैं। चित्र बनाकर भी हम बता सकते हैं। चित्र के माध्यम से अगर हम किसी चीज को प्रदर्शित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, छोटी आयु के बच्चों को समझाना चाहते हैं तो चित्र के माध्यम से बताएं। ये भी दृश्य साधनों के अंतर्गत आता है। क्योंकि चित्र जब हम बताएंगे, चित्र को हम ब्लैक बोर्ड पर भी बना सकते हैं, चार्ट पर भी बना सकते हैं, या चित्र बना करके हम पहले से तैयार करके भी ला सकते हैं। ऐसे चित्रों का भी हम दृश्य साधन में उपयोग ले सकते हैं। तो शिक्षण में इनका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आजकल छोटे बच्चों की जो किताब है उसमें चित्र के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है, चित्र उसमें छाप दिए जाते हैं। जैसे जानवरों का ज्ञान देना तो उस जानवरों के बारे में, जैसे हाथी के बारे में बताना तो हाथी का चित्र और फिर हाथी की जो कविता है या हाथी के बारे में जानकारी वो दे दी जाती है। तो जल्दी बालक सीखता है, प्रभावी तरीके से सीखता है, उस जानवर को जान जाएगा कि हाथी कैसा होता है चित्र के माध्यम से। ऐसे ही हम कई प्रकार के जो शिक्षण में उपयोग लेना चाहते हैं उनको चित्र के माध्यम से बता सकते हैं, जल्दी सीखें। तो ये भी दृश्य साधनों के अंदर। प्रारूप तथा नमूने, प्रारूप तथा नमूने की बात करें तो हमें प्रारूप बनाना चाहिए, मॉडल बनाना चाहिए, उसका पहले से रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए, तब हम दृश्य के रूप में उपयोग ले सकते हैं। आजकल जो भी शिक्षा की दृष्टि से हम कोई भी चीजें बनाते हैं या अनुसंधान करते हैं तो पहले उसका प्रारूप बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं कि इस चीज पर हमें, इस समस्या पर अनुसंधान हमें करना है। तो ये भी दृश्य के रूप है, ताकि वो प्रारूप के से ही अंदाजा लगा लेता है कि ये चीजें इसमें सम्मिलित की जाएगी, इतने छात्रों पर ये अनुसंधान किया जाएगा, ये डेटा इसमें सम्मिलित ये करेंगे। तो प्रारूप के अंतर्गत वो चीजें हैं। और नमूने के अंतर्गत पता चल जाता है, जैसे कोई भवन का निर्माण करना होता है, मकान का निर्माण करना होता है, या कुछ शिक्षा के आंकड़ों हमें लेने होते हैं तो नमूने के आकार पर हम उसका अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये भी हमें दृश्य साधन के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। तो ये भी हमारे कई प्रकार से उपयोगी माने जाते हैं। रेखा चित्र, रेखा चित्र की बात करें तो रेखा चित्र भी हमें बहुत ही उपयोगी होते हैं दृश्य साधन। रेखा चित्र के माध्यम से रेखाओं के अंतर्गत हम कई प्रकार की बातों को दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। ये भी दृश्य साधन के रूप में उपयोग आती है। कोई हमें कई प्रकार की जगह का हमें छात्रों को बताना है या रेखांकित हमें किसी चीज को करना है तो रेखा चित्र के माध्यम से हम उसको दिखा सकते हैं। जो भी हमारा रेखा
जो मानचित्र उसमें बना करके हम कई प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो रेखा चित्र भी हमारे शिक्षण में बहुत उपयोगी है। बना करके उसे रेखांकित उसको करें, रेखा चित्र उसका बनाए और उसको प्रदर्शित हम कर सकते हैं। जैसे स्कूल भवन का हमें पूरा प्रारूप बनाना है, उस पर रेखा चित्र के माध्यम से उसको दर्शाना है। स्कूल की कहाँ कहाँ क्या स्थिति है उसका रेखा चित्र के माध्यम से कमरों की स्थिति बता सकते हैं, अगर कोई पानी के स्रोत है उसके बारे में बता सकते हैं। तो रेखा चित्र ही ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत हम कई प्रकार की जानकारी दृश्य के माध्यम से दे सकते हैं। मानचित्र तथा ग्लोब, मानचित्र तथा ग्लोब के माध्यम से भी हम कई प्रकार की जानकारी छात्रों को दे सकते हैं। मानचित्र, शिक्षा में मानचित्र का बहुत महत्व है और ग्लोब का काफी महत्व है। मानचित्र भारत का मानचित्र, ग्लोब में संसार का पूरा नक्शा। मानचित्र में हम कई प्रकार की जानकारी भारतवर्ष के अंतर्गत, ग्लोब के अंतर्गत विदेशों की देशों के बारे में भी हम बता सकते हैं। तो मानचित्र में हमें कोई प्रदेश बताना है या कोई देश में कोई टुकड़ा हमें दिखाना है जहाँ पर छात्र जानकारी उस पाठ विषय वस्तु के अंतर्गत लेनी है, तो मानचित्र के माध्यम से हम उस जानकारी को दे सकते हैं। ऐसी भी हमारी कई प्रकार की जानकारी वहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। तो ये भी बात हमारे सामने आती है। ग्लोब के माध्यम से भी हम कई प्रकार की जानकारी उनको दे सकते हैं। तो ग्लोब भी संसार के जो नक्शा है उसमें विदेशी जहाँ समुद्र है उनको बता सकते हैं, या कई प्रकार के जो हमारे जो अमेरिका है, जो हमारे जो जापान है, फ्रांस है, इनके बारे में जो हमारे विदेशी जो देश है उनके बारे में छात्रों को जानकारी अगर देना चाहते हो ग्लोब के माध्यम से हमारे पूरी जो गोल आकार की होती है, पृथ्वी नुमा होती है, उसको हम चला करके फिरा करके उसमें हम कई प्रकार के नक्शों को हम छात्रों को बता सकते हैं। तो ये ग्लोब का भी कई प्रकार से उपयोग हम शिक्षण में ले सकते हैं। तो एक जगह बैठा करके छात्रों को दृश्य सामग्री के रूप से इस बार संसार के नक्शों को उसके अंतर्गत बता सकते हैं, मानचित्र के नक्शों को उनको बता सकते हैं। चार्ट, ग्राफ, चार्ट का उपयोग भी हमारे दृश्य साधनों के उपयोग में ठीक प्रकार से लिया जाता है, इनका भी हम उपयोग ले सकते हैं। ये भी एक हमारा बहुत ही साधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चार्ट के माध्यम से सहायक सामग्री को हम 10 सहायक सामग्री को प्रदर्शित कर सकते हैं। अपने जो विषय वस्तुओं को इसमें प्रदर्शित करने का एक तरीका चार्ट भी होता है। चार्ट में हम कई प्रकार की रूपरेखा बना करके ले आते हैं। चार्ट में हमें कोई चीज़ प्रदर्शित करना है उसको ले आते हैं, या कोई हमें मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हो उनको चार्ट के माध्यम से दर्शा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम चार्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भी, तो ये भी दृश्य साधनों के रूप में। ग्राफ, ग्राफ के अंतर्गत भी हमें कई प्रकार का जो भी हमारे शिक्षण में उपयोग लेना है, शिक्षा के स्तर को देखना है, या स्वास्थ्य के स्तर को देखना है, या पारिवारिक स्तर को देखना है, या जनसंख्या के स्तर को देखना है, या आर्थिक स्थिति को देखना है, तो ग्राफ के अनुसार हम इसको देख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके द्वारा ग्राफ उसमें चलाते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत है। फ्लेनल बोर्ड, फ्लेनल बोर्ड के अंतर्गत भी हम कई प्रकार की जानकारी इनके अंतर्गत दे सकते हैं। जो भी हम चार्ट में जो भी चीज़ हमने दर्शाई है उसको हम चार्ट के मुड़ने का हमें डर रहता है, तो फ्लेनल बोर्ड पर हम कई प्रकार से उसको चश्मा कर देते हैं, लगा देते हैं, पिनों की सहायता से उसको बोर्ड पर निर्धारित स्थान पर लगा देते। तो ये कई प्रकार से हमारे ये दृश्य साधनों के उपयोग में हमारी सहायक सिद्ध होती है। तो फ्लेनल बोर्ड का भी बहुत हमारे शिक्षण में बहुत उपयोग है, क्योंकि फ्लेनल बोर्ड को लगाने में उठाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। स्थायी रूप से उसको एक जगह रख देते हैं और उस पर हम जो भी प्रदर्शित करना चाहते हैं आराम से उस पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ है। पोस्टर, पोस्टर का भी उपयोग हम समय समय पर करते रहते हैं कि पोस्टर का भी उपयोग हम करें। तो जो भी हमारे पोस्टर है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये भी बातें हमारे सामने आती। तो पोस्टर का प्रयोग भी हम दृश्य साधनों के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टर के द्वारा हम कई प्रकार की शिक्षण सामग्री के अंतर्गत हम विषय वस्तु को बता सकते हैं। पोस्टर के माध्यम से प्रभावी हम शिक्षण कर सकते हैं। पोस्टर बनाकर हम छोटी छोटी सामग्री उसमें निर्धारित करते हुए विषय सामग्री को समृद्ध करते हुए हम छात्रों को बताएं, रोचकता आती है। पोस्टर को देख करके वो आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं। हमें सुंदर पोस्टर बनानी चाहिए, ये भी हमें इसके अंतर्गत। तो ये दृश्य साधनों के अंतर्गत आते हैं कि पोस्टर से भी हमें शिक्षण को प्रभावित लाने के लिए भी हम इसका उपयोग ले सकते हैं। सिलाई,
स्लाइड का उपयोग भी हमें समय समय पर लेते रहते हैं कि दृश्य साधनों के रूप में स्लाइड हम जो भी हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चीज़ों को बताने के लिए हम स्लाइड का प्रयोग इसमें करते हैं। जैसे कोई हमारे स्लाइड के द्वारा हम विज्ञान की जो चीज़ें बताना चाह रहे हैं या कोई हमें विज्ञान संबंधी या कोई बीमारी के बारे में हम स्लाइड तैयार करते हैं, तो हम उस स्लाइड को देखने के लिए हम यंत्र का प्रयोग करते हो। यंत्र की सहायता से हम कई प्रकार की जानकारियां छात्रों को हम दे सकते हैं। तो ऐसे स्लाइड बना करके भी हम शिक्षण में इनका उपयोग ले सकते। आज हम अनुसंधान के लिए भी हम स्लाइड तैयार करते हैं या शिक्षण के लिए भी स्लाइड तैयार करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम कई प्रकार की स्लाइड तैयार करते हुए हम उनको बारी बारी से उनको दिखाते हैं ताकि छात्रों में उसकी रोचकता बढ़े, छात्र उसको जल्दी सीख सके। एक एक बिंदु की हम स्लाइड बना करके उनको प्रदर्शित करें और ठीक प्रकार से हमारा जो समझाने का तरीका वो स्लाइड के माध्यम से एक एक बिंदु को हम समझा सकते हैं। ये भी दृश्य साधनों के उपयोग में आता है। या किसी जांच के लिए या कोई बीमारी की गहन जांच के लिए हम स्लाइड का ले करके उसकी जो हमारा जो साधन है उनसे भी हम जो हमारी लेबोरेटरी होती है उसमें स्लाइड के माध्यम से उसका अनुमान लगा सकते हैं या उनका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी हमारे दृश्य साधनों के अंतर्गत हमें दिखाई दे जाता है कि क्या स्लाइड में क्या दर्शाया गया, क्या प्रदर्शित किया गया। तो दृश्य साधनों के अंतर्गत भी ये स्लाइड का प्रयोग हम शिक्षण में ले सकते हैं। मूक फिल्म की बात करें तो मूक फिल्म के अंतर्गत हमें जो मूक प्रदर्शन है वो किया जाता है। छात्र इसमें बोलते नहीं है, केवल अपने हाव भाव व्यक्त करते हैं। तो ये भी एक दृश्य के रूप में हमारा साधनों के रूप में हम इसको सामग्री को ले सकते हैं, क्योंकि मूक जो फिल्म दिखाई जाती है उसमें आवाज नहीं होती, केवल हाव भाव प्रदर्शित किए जाते हैं या जो भी उसकी एक्टिंग होती है वो प्रदर्शित की जाती है। उसके माध्यम जो हाव भाव के माध्यम से हम जो वो प्रदर्शित करना चाहता है या वो भाव व्यक्त करना चाहता है या वो बताना चाह रहा है या समझाना चाह रहा है उसके अंतर्गत हम समझ जाते हैं। तो ये भी एक दृश्य साधनों के उपयोग के अंतर्गत आती है। हमें इनकी मूक फिल्म को देखकर भी हमें रोचकता आती है शिक्षण को समझाने में या वो अभ्यास कराने में या पढ़ाई के दौरान हमें इसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। मूक फिल्म का भी हम उपयोग ले सकते हैं दृश्य साधनों के अंतर्गत। तो मैंने दृश्य शब्द सामग्री के अंतर्गत जो मैंने 3 भागों में बांटा था, इसको दृश्य के रूप में बांटा था, शब्द के रूप में बांटा था और दृश्य शब्द के रूप में जो बांटा है उसके अंतर्गत मैंने दृश्य साधन को सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं शब्द के अंतर्गत आ रहा हूँ। शब्द में कौन कौन सी चीजें आती है, जिसमें है रेडियो के माध्यम से हम कई प्रकार की जानकारी शिक्षण में दे सकते हैं। आज दूरवर्ती जो शिक्षा है उसके अनुसार भी हम रेडियो के माध्यम से जहाँ पर अध्यापक नहीं पहुँच पा रहे, जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती, जहाँ पर वो कठिनाई युक्त स्थान है जहाँ पर पहुँचने में बहुत दिक्कत आती है, पहाड़ी एरिया है जहाँ पर अध्यापक को पहुँचने में बहुत दिक्कत आती है, वहाँ भी परिवार समाज के लोग, समाज के कुछ व्यक्ति वहाँ पर रह रहे हैं, बच्चे भी रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ जमीन से वो जुड़े हुए हैं और वो कहीं दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते। जैसे उत्तराखंड की कई प्रकार की ऐसी जगह है जहाँ पर वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं या अन्य कोई ऐसी दुर्गम जो स्थान है वहाँ पर रेडियो के माध्यम से अपने शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये सब साधनों के अंतर्गत आता है। सब साधन के अंतर रेडियो के माध्यम से जो भी विषय वस्तु को उस पर आकाशवाणी के द्वारा रेडियो पर संचालित कर दी जाती है और प्रोग्राम निर्धारित कर दिया जाता है। इतने बजे ये प्रोग्राम ये विषय वस्तु के बारे में चर्चा की जाएगी। छात्र उसके समय के बैठ जाते हैं और रेडियो को खोलते हैं और सब साधन के अंतर्गत वो सुनते हैं। जो भी चर्चा उसमें परिचर्चा की जा रही है, अध्यापक द्वारा जो बातें बताई जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो सुनने का कार्य श्रव्य के अंतर्गत आता है। शब्द के अंतर्गत हम सुनते हैं और सुनने के बाद विषय वस्तु को हम नोट करते हैं और नोट में जो भी हमारी कठिनाई आती है और कठिनाइयों का जो भी हमारे कभी ऐसा सत्र चलता है जहाँ पर कठिनाई का समाधान किया जाता है, उस सत्र में हम कई प्रकार की अपनी बातों को रख सकते हैं और कठिनाई को दूर कर सकते हैं। ऐसा भी माध्यम हम इनके द्वारा रेडियो के माध्यम के द्वारा हम कर सकते हैं। ये भी एक सब साधनों के अंतर्गत आता है। ग्रामोफोन के अंतर्गत भी हम कई प्रकार की जो जानकारियां है या उसके अंतर्गत भी शिक्षण कार्य कर सकते हैं। आज जो भी ग्रामोफोन है उसके अंतर्गत हम कई चीज़ों को हम
टैप कर लेते हैं पहले से भरवा कर के, आवाज़ नहीं होती, उसके बाद सुनाई दिया जाता है, ग्रामोफोन को लगा दिया जाता है और उसके अंतर्गत छात्रों को अपने जो उस विषय वस्तु के बारे में सुनाया जाता है। ये भी इसके अंतर्गत श्रव्य साधनों के अंतर्गत आता है, ताकि छात्र उस चीज के उस विषय वस्तु को सुन सके और अपने शिक्षण का कार्य वो पूरा कर सके या अध्यापन का कार्य वो पूरा कर सके। ये भी जो अध्ययन का कार्य है उसको समझ सके। तो जो भी अध्यापक है ग्रामोफोन का प्रयोग करते हुए छात्र को अध्ययन कराए और छात्र ठीक प्रकार से उसका अध्ययन करते हुए अध्यापक के द्वारा जो बताई हुई बात है उसका वो प्रयोग करें और उसका उपयोग करते हुए ग्रामोफोन का जो श्रव्य साधन है उसका उपयोग करते हुए अपनी कठिनाइयों को दूर करें। ये भी श्रव्य साधनों के अंतर्गत आता है। टैप रिकॉर्ड के अंतर्गत भी हम कई प्रकार की जो जानकारियां हैं, कई प्रकार का शिक्षण कार्य हम कर सकते हैं। जो भी विषय वस्तु छात्रों को हमें बतानी होती है, अध्यापन के दौरान जो कार्य हमें करवाना होता है, वो टैप रिकॉर्ड के माध्यम से पहले ही टैप कर ली जाती है और टैप करने के बाद उसमें हम कैसेट में उस की हुई बात को पहले से निर्धारित कर लेते हैं, उसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और जब भी हमारी कोई क्लास लगती है उस टैप रिकॉर्ड को हम चालू कर देते हैं और सब बच्चों को वो सुनाई देता है। इसलिए टैप रिकॉर्ड के माध्यम से जो रिकॉर्ड की हुई बात है, किसी भी विषय के अंतर्गत, किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं टैप के अंतर्गत, उस रिकॉर्डिंग को हम बालकों के समय कक्षा के अंतर्गत या बालकों को समूह के अंतर्गत बैठाकर उस रिकॉर्डिंग को सुनाते हैं। ये भी हम सब साधनों के अंतर्गत हमारा आता है। तो उसके अंतर्गत भी हमें कई प्रकार की जानकारी हमें मिल जाती है। लेग्मा फोन के अंतर्गत भी हम कई प्रकार की जो शब्दों की या भाषा संबंधी त्रुटियां उसको हम दूर कर सकते हैं। ऐसी लेग्मा फोन लगा करके भी हम कई प्रकार की जो जानकारी है, भाषा संबंधी त्रुटियां, जो शब्दों की जो अशुद्धियां मुकर्रर है, उनको भी हम सुना करके कई प्रकार की जानकारी हम उनको दे सकते हैं। तो ये भी श्रव्य साधनों के अंतर्गत आता है। तो शिक्षण में जब तक टीचिंग मटेरियल नहीं होंगी तब तक हम ठीक प्रकार से अध्यापन कार्य नहीं करा पाएंगे, छात्र ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत जो वर्गीकरण मैं बता रहा हूँ उसमें हमें दृश्य साधनों की, श्रव्य साधनों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। उन साधनों के अंतर्गत हम रेडियो के माध्यम से हम कई प्रकार की बातों को सुन सकते हैं, विषय वस्तु को क्लियर कर सकते हैं, विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकते, दूर दराज बैठे बैठे अपना जो कार्यक्रम को अपना सकते हैं और हमें घर बैठे हमें इसकी लाभ हमें मिल जाता है। तो ये कई प्रकार की सुविधाएं रेडियो के माध्यम से सिर्फ साधनों से हमें सुनने पर कई प्रकार की हमारी कठिनाई हमारी दूर हो जाती है। ये भी शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी सामग्री मानी जाती है। ग्रामोफोन की जो मैंने बात की थी, ग्रामोफोन के अंतर्गत भी कई प्रकार की जो हम कठिनाइयों को हम दूर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो भी साधन है उसके अंतर्गत हम जो भी हमारी कठिनाई है शिक्षा संबंधी, भाषा संबंधी या अन्य प्रकार की जो छात्रों से संबंधित जो हमने टेप रिकॉर्ड की गई उसको ग्रामोफोन के द्वारा पहले टेप की जाती है, उसको कैसेटों के माध्यम से चला करके उसको गोल एक तस्तरी रूप में जो कार्य होता है उस तस्तरी को हम उसमें रख देते हैं, जो सीडी के जैसी होती है उसको ग्रामोफोन के नाम से हम उसको चलाते हैं और उसको प्रदर्शित करते सुनाते हैं और उसके सामने हम कई प्रकार के मनोरंजनात्मक का जो कार्य है उसके को भी सुन सकते हैं या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में ग्रामोफोन में उपयोग कर सकते हैं, शिक्षण में भी उसका उपयोग कर सकते हैं या सहायक सामग्री रूप में जो भी हमने टेप रिकॉर्ड की है, रिकॉर्डिंग की है उसके अंतर्गत भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक शिक्षण के लिए बहुत जरूरी है। टेप रिकॉर्ड के माध्यम से मैंने आपको बताया था रिकॉर्डिंग की जाती है, पहले से निर्धारित किया जाता है रिकॉर्डिंग, फिर क्लास में उसको बताया जाता है। तो ये भी लेग्मा फोन के अंदर भाषा संबंधी अशुद्धियों को हम दूर कर सकते हैं। तो ये वर्गीकरण शब्द के अंतर्गत भी आते हैं। अब आता है दृश्य शब्द। दृश्य शब्द जो भी साधन है हमारे उसके अंतर्गत भी मैंने कई प्रकार की सामग्री जो सम्मिलित की है उसमें भी हमने चलचित्र के माध्यम से जो कि दृश्य श्रव्य साधन वो साधन होते हैं जिसमें दिखाया भी जाता है, सुनाया भी जाता है। तो ये दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत चलचित्र होते हैं जो चलते भी रहते हैं, हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम फिल्म के द्वारा चलचित्र के माध्यम से हमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। तो कई प्रकार के हम इनका उपयोग भी शिक्षण में ले सकते हैं। ऐसी प्रेरणादायक जो शिक्षण की व्यवस्था है, जो शिक्षण के ऊपर जो ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हमने की है
महाविद्यालय, उसमें हम दिखाई भी दे रहे और आपको सुनाई भी दे रही, चलचित्र के माध्यम से भी इनको ले सकते हैं। ये कई प्रकार की ऐसी जो चीज़ें हैं, फिल्म के द्वारा हम कई प्रकार की जानकारी हम दे सकते हैं, या कोई रिकॉर्डिंग की हुई जो वीडियो के द्वारा भी हम कई प्रकार के चलचित्र के माध्यम से उसकी बता सकते हैं बातों को। तो ये दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत आता है कि चलचित्र। दूरदर्शन के माध्यम से भी हम कई प्रकार की जानकारियाँ जो कि हमारे जो अध्यापन में हम उसको ले सकते हैं, और छात्र जो अध्ययन करते हैं वो दूरदर्शन के माध्यम से भी कई प्रकार जो दूर दराज के क्षेत्र में वो उनकी करते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से हम कई प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये उपग्रह के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, और कनेक्ट करते हुए हमें दूरदर्शन पर जो भी प्रोग्राम हमारे दिखाई देते हैं उनको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और सुनने के बाद कई प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। हम कई प्रकार से हमें शिक्षा से जुड़े हुए हमारे कार्यक्रम रखे जाते हैं, उनसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मनोरंजन से संबंधित हमारे कार्यक्रम रखे जाते हैं, उनके हम लाभ प्राप्त। सामाजिक क्षेत्र में जो भी है उनसे संबंधित हमें सीरियल है वो भी हमें इसमें बहुत अच्छा लाभ देते हैं। तो ये कई प्रकार की एक, और सामाजिक क्षेत्र में जो समाज संबंधी पारिवारिक जो भी चीज़ है वो उनके अंतर्गत बताई जाती है। तो कई प्रकार से ये उपयोगी सामग्री के रूप में काम में देती है। तो दूरदर्शन का प्रयोग भी हमें समय समय पर हमें करते रहना चाहिए। तो ये भी हमें दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग में बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं, जिससे हम दूरवर्ती क्षेत्रों में बैठे हुए लोगों को शिक्षा देने के लिए उपयोगी माना जाता है। और उपयोग करते हुए हम दूरदर्शन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दूरदर्शन का अर्थ होता है दूर से देखो ही चीज़ों को, दूर से देखे हुए दर्शन जो हमें दिखाई देते हैं वो दूरदर्शन के नाम से जाना जाता है, कि हम दूर दराज बैठे हुए इसको देख सकते हैं। तो ऐसे जो कार्यक्रम के अंतर्गत हम इसको समय निर्धारित कर दिया जाता है। जो भी कार्यक्रम होते हैं शिक्षा से रिलेटेड, जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको 1-2 घंटे का प्रोग्राम हो तो उनको समय निर्धारित करते हुए जो भी व्यक्ति है और या छात्र है जो भी इससे जानकारी ग्रहण करना चाहते हैं उनके समय के बैठ जाते हैं, और दूरदर्शन के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई कर पाते हैं या अपनी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। समाचार संबंधी फिल्म भी इसके अंतर्गत दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत आती है। समाचार संबंधी फिल्म, जो भी समाचार संबंधी फिल्म है उसके द्वारा हमें दिखाई देती है। हम लोगों को, बच्चों को समाचार संबंधी फिल्म भी दिखाते हैं। इसमें चलचित्र के माध्यम से व्यक्ति जो सजीव रूप में चलता भी रहता है और हमें दिखाई देता है। तो समाचार जो भी हमारे होते हैं, जो भी हमारी जानकारी इसके अंतर्गत आती है, शिक्षा संबंधी समाचार होते हैं, समाज संबंधी समाचार होते हैं, या आर्थिकता के रूप में, या राजनीतिक के रूप में, या धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी संबंधी हमारी जो फिल्म है वो छात्रों को दिखाया जाता है, ताकि हम इन समाचार संबंधी फिल्मों को दिखा करके छात्रों को ठीक प्रकार से ज्ञान दे सके। और ये सब दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत हम कई प्रकार की राजनीतिक जो भी जानकारी है या शिक्षा से संबंधित जो जानकारी है, नए जो नियम कानून आ रहे हैं या नई नीतियाँ बन रही है, या क्या शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया जा रहा है, या जो भी समाचार हमारे द्वारा भेजे जाते हैं हमारे ब्लॉक स्तर पर या जिले स्तर पर या राज्य स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर, जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उनको निर्धारित करते हुए समाचार संबंधी जो फिल्म है उसको हम छात्रों को दिखाते हैं। वो उनसे अपनी समस्याओं को देखते हैं और समस्याओं को देख करके उन समस्याओं को निराकरण की बातें उनके द्वारा सीखी जाती है। तो समाचार संबंधी फिल्म भी हम समय समय पर बालकों को दिखाते रहें। ये भी हमारे दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत आते हैं। वीडियो टेप के अंतर्गत भी हम कई प्रकार की बातें ले सकते हैं। वीडियो टेप के अंतर्गत हम रिकॉर्डिंग करें, वीडियो टेप की रिकॉर्डिंग करते हुए हमें उसमें देखें, और वीडियो से हम, आपने देखा होगा कोई भी कार्यक्रम को रिकॉर्डिंग करने पर वीडियो टेप की सहायता से हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर उसको वीडियो के द्वारा या टेलीविज़न या वीडियो के द्वारा हम उसको दिखाते हैं और प्रदर्शित करते हैं। कई प्रकार के जो कैसेट है उसको भर करके हम उसको वीडियो के अनुसार उसको प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि टैप की हुई बात को हम उसको प्रदर्शित करने में हमें हुबहू वो बात हमें दिखाई देती है जो कार्य हमको छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो ये भी दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत आता है। अगर शिक्षा से संबंधित हमने कोई रिकॉर्डिंग की है या हमारे कोई अनुसंधान किया है या कोई परिचर्चा के अंतर्गत हमने रिकॉर्डिंग की है या छात्रों के समूह परिचर्चा हमने की है या कोई गोष्ठी की है या कोई लेसन प्लान है अपन को बताना है या
कोई ऐसे ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत जो भी हमने टैप जो रिकॉर्डिंग किया उसके अंतर्गत हम वीडियो टैप के द्वारा भी हम कई प्रकार से अपनी विषय वस्तु को दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भी एक माध्यम दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब की जाती है तो उसको हम प्रदर्शित करते समय उसको दिखाई भी देता है, हमें सुनाई भी देता है। ये सब दृश्य साधनों के अंतर्गत आता है। रिकॉर्ड ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री। रिकॉर्ड ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री इसमें सम्मिलित की जाती है, क्योंकि जो रिकॉर्ड की गई है उससे जो मुद्रित सामग्री है हमारे, वो भी हमारे इसमें सामग्री दिखाई देती है। क्योंकि हमें हर चीज का जो भी शिक्षा से संबंधित है वो रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। उसकी ध्वनि उत्पन्न होती है छात्रों से। उस मुद्रित सामग्री को जब भी हम बताते हैं उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ताकि छात्रों को बहुत ही आकर्षित महसूस होती है। ये भी एक दृश्य साधनों के अंतर्गत आता है। मैंने आज जो तीनों चीजें हैं आपकी दृश्य, श्रव्य और दृश्य साधनों का वर्गीकरण के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। आपने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।